चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपने सेशन को। लास्ट हमने पढ़ा था कुछ प्रॉपर्टीज के विषय में। पहली प्रॉपर्टी हमने एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को पढ़ लिया था पिछले सेशन में। अभी इस सेशन के अंदर बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होगी, उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आज इससे रेलिवेंट बनने वाले सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे बच्चे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हिंदी में कहा जाएगा इसको आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा। देखो बच्चे नाम से ही आपको दिख रहा है, आयनन का मतलब है आयन बनाना। आयन बनाना, आयन बनाने के लिए जो ऊर्जा आपको देनी पड़ती है, ठीक है। आयन बनाने के लिए बच्चे जो ऊर्जा आपको देनी पड़ती है उसको आयनन ऊर्जा कहा जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। यानी कि सर इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, बोले तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। कोई भी आपके पास में बच्चे एटम है, उसी के विषय में बात है ये। नेहा राठौड़ जय माता दी भाई, माया जय माता दी। सो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन को अगर सपोज कीजिए हटाना है किसी भी एटम को अपनी सबसे आउटर मोस्ट सेल में से, जैसे मान लो ये कोई एटम है, ये नाभिक है, उसका न्यूक्लियस है, ये उसकी सेल है, कक्षाएं हैं, और सबसे बाहर वाली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है, निकलेगा तभी तो आयन बनेगा। आयन मतलब चार्ज वाला स्पीसीज। तो आपने इसको एनर्जी दी, ये नहीं निकला, तो इस एनर्जी को कुछ नहीं बोलेंगे। और एनर्जी दी, अब भी नहीं निकला, एनर्जी को कुछ नहीं बोलेंगे। और एनर्जी देते गए और एक टाइम आया आपने इतनी सारी एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया बाहर, इस एटम की जो आउटर मोस्ट सेल थी उसमें से बाहर निकल गया। तो मेरे भाई जो ये एनर्जी आपने सप्लाई करी है ना, इसको कहा जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी वो न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा जो अगर हम किसी एलिमेंट को दे दें, किसी एटम को दे दें, तो वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा के नाम से बोलते हैं बच्चे। इसको हम लोग किलो जूल पर मोल में पुकारते हैं बच्चे, किलो जूल पर मोल में इसको लिखा जाता है सर, बोला जाता है। आयनन एंथैल्पी की वैल्यू या आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बच्चे हमेशा किसमें होती है सर? हमेशा बच्चे धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब होता है, देखो आपने पहले भी पढ़ चुके हो बहुत बार कि जब हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं, एनर्जी बाहर से हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव में लिखा जाता है। और जब एनर्जी निकलती है किसी एटम या एलिमेंट में से, तो हमेशा उसको नेगेटिव में। कहीं भी हो, आप कभी थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ोगे ना, ताप गति की, तो वहां पर भी बहुत बार सिस्टम को एनर्जी दोगे, बहुत बार निकालोगे। तो ये रूल तो हर जगह लागू होता है। अगर आप बाहर से दे रहे हो तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में लिखी जाती है, निकल रही है तो निगेटिव में लिखी जाती है। तो मेरे भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होती। हमेशा इसको धनात्मक मान के रूप में लिखा जाता है सर। अच्छा, अगर आपने किसी भी एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, पहले इलेक्ट्रॉन को बच्चे आपने बाहर निकाला है, पहला इलेक्ट्रॉन अगर निकला है, तो तब हमने जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी है ना, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसको हमारे द्वारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। अगर सेकंड यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन बच्चे रिलीज हुआ है, तो उसको सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। और अगर बच्चे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला है, तो उसको हम लोग
थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं सर, पुकारते हैं। ठीक है, तो फिर उस केस में थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जाना जाएगा। और इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकालना जितना आसान होता है उतना दूसरा नहीं होता। तो हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सेकंड वाली आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होती है बच्चे, कम होती है। सेकंड वाली कम होती है, थर्ड वाली जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कम होते जाएंगे ना, तो न्यूक्लियस में तो उतना ही प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की तुलना में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल रहे हो, तो उनका फोर्स बढ़ जाएगा, वो अंदर की तरफ और ज्यादा फोर्स से खींचेंगे, और ज्यादा खींचेंगे तो आपको बाहर से और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ देना बात को, भाई सारा खेल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का है, जिसकी संख्या ज्यादा उसका फोर्स ज्यादा। अब नाभिक में जो है आपके पास में, अगर सपोज करो यहां नाभिक में जितने भी प्रोटॉन हैं, मान लो यहाँ पे 6 प्रोटॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं बाहर, 6 में से आपने पहला निकाल दिया, ठीक है, आपने एनर्जी दी। एक निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन बच गए 5, प्रोटॉन है 6, ये ज्यादा खींच लेंगे, इनको पांचों को ज्यादा खींच के रखेंगे। तो दूसरा निकालना है तो ज्यादा खींच रखा है, दूसरा निकालना और ज्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक और निकाल दिया, 4 बच गए, अब इलेक्ट्रॉन तो कम है, ये 6 के 6 हैं, ये और ज्यादा खींच लेंगे। अब तीसरा निकालना है तो आपको और ज्यादा खिंचाव के विरुद्ध काम करना पड़ेगा और एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है बच्चे, उसकी सीक्वेंसिंग याद रखना, ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जाती है सर। कुल मिलाकर के बच्चे 2 बातों पे ये डिपेंड करती है। मतलब कभी आपसे पूछ ले कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर के नाम बताओ, फैक्टर के नाम बताओ, इसके कारण क्या क्या हैं या कारक बता सकते हो। एक तो होता मेरे भाई अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन। तो एक तो कारण होता है इसकी वैल्यू के पीछे नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बच्चे, जिसको हम लोग बोलेंगे। और दूसरा फैक्टर क्या होगा सर, दूसरा फैक्टर होगा बच्चे रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के बीच का, इलेक्ट्रॉनों के बीच का बच्चे प्रतिकर्षण। ये 2 कारण आपके होते हैं। कहोगे सर इलेक्ट्रॉनों के बीच का प्रतिकर्षण, ये तो बात समझ में नहीं आई, कहां से आ गया ये चीजें। देखो मेरे भाई, जब एलिमेंट्स या एटम्स आपके बड़े होते जाते हैं ना, जैसे मान लो एक आपका ये एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये पहली सेल है। अच्छा, इसके कंपैरिजन में मान लो ये दूसरा है जिसके में 2 सेल हैं, एक ये तीसरा मानो जिसमें 3 सेल हैं, एक ये मानो ये न्यूक्लियस पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। तो जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता जा रहा, देखो पहले सिर्फ यहां पर एटम थे, इसमें क्या हुआ, यहां भी एटम आ गए, इसमें क्या हुआ बच्चे, यहां भी आ गए, और इसमें आप देखोगे तो यहां भी आ गए। मैंने रैंडमली बनाए हैं, संख्या माप के नहीं बनाई, यहां भी आ गए। अब देखो यहां पर क्या है ना कि न्यूक्लियस और इनके बीच में अभी भी कुल मिलाकर के ठीक ठाक संबंध है, यहां भी मान लो कि यहां भी ठीक ठाक संबंध है, लेकिन जैसे बड़ा होता गया तो देखो इस इलेक्ट्रॉन से पहले इस इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का जो असर पड़ रहा है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन है या यहां पर है, तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, ये घूम रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, बीच में इन इलेक्ट्रॉन ने इसको प्रतिकर्षित करना शुरू कर दिया। इसको देखो नाभिक तो खींच ही रहा है बेचारा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है ना, तो सेम चार्ज होने के कारण ये इसको प्रतिकर्षित करना शुरू करते हैं। नाभिक तो सबको खींच रहा है,
लेकिन ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इनको बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे सेम चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण ये भी डिपेंड करता है। अगर कोई एटम बहुत बड़ा है जिसमें बहुत सारी सेल हैं बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको बाहर धकेलना चाहते हैं, नाभिक खींचना चाहता है, ये बाहर धकेलना चाहते हैं। तो क्या होता है, हम थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले उसको धकेलना चाह रहे थे लोग बाहर। नहीं होता कि भी राजा अगर लड़ने के लिए गया, राजा कितना भी स्ट्रांग है, ठीक है, उसके आसपास मान लो कुछ सेना है जो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उसकी तरफ से लड़ेगी तो जा करके सर जीत जाएंगे। बाहर वाले को हराने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। लेकिन मान लो उसकी जो मेन सेना, सेना के 2-3 सेनापति सामने वाले से जाके मिल जाए, मतलब वो खुद चाहे कि हराना है, तो आसानी से हारेगा। बस वही चीज मेरे भाई यहाँ पर है। समझ गए ना बात को? अच्छा, इस इफेक्ट को तुम आगे डिटेल में पढ़ोगे, जब हम अलग अलग ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो इस इफेक्ट को आगे पढ़ोगे। इस इफेक्ट को वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं बच्चे इसको, ठीक है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, यानी सर परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव इसको मेरे भाई बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने एक स्क्रीन बना ली बीच में, एक इलेक्ट्रॉन ने स्क्रीन बना ली, इस इलेक्ट्रॉन के नाभिक के बीच में एक स्क्रीन बना ली, जिससे क्या हो गया, नाभिक का जो फोर्स है ना वो कमजोर हो गया। तो इसको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव बोला जाता है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। ओके सर, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। ओके भाई, ये होता है आयनन ऊर्जा मेरे भाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ट्रेंड क्या होता है इसका? ट्रेंड क्या होता है मेरे भाई इसका? लेफ्ट से राइट अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपने अभी अभी पढ़ा था कि सर साइज डिक्रीज होता जाता है। साइज छोटा होगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, पास पास होंगे तो नाभिक का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपको बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी बाहर निकालने के लिए। यानी लेफ्ट से राइट जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ओके सर। अच्छा, ऊपर से नीचे, अगर पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे वाले एलिमेंट पे आओगे, कंपेयर करोगे, तो अप टू डाउन की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो सर वहां पे आप जानते हो ऊपर से नीचे जब भी जाओगे तो सेल की संख्या बढ़ जाती है, साइज बड़े होते जाते हैं, तो मेरे भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती जाएगी। साइज बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट वगैरह ये सारे आ जाते हैं फिर तो, है ना, और दूर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे बाहर निकल जाएगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाएगी बच्चे। अब बताओ मुझे, बेरिलियम और बोरॉन, इनमें बताओ मुझे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है? बताओ, बेरिलियम और बोरॉन मेरे भाई। आयनन ऊर्जा का मान आप सभी ने बताना है, इसमें से इन दोनों में से बच्चे किसका ज्यादा है? बताओ जरा, किसका साइज, किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चे ज्यादा है? देखो भाई, कंपेयर करोगे तो बेरिलियम पहले आता है, उसके बाद आता है बोरॉन, है ना। तो भाई ऑब्वियस ही बात है सर कि जैसे हम लेफ्ट से राइट पे गए तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए, है ना, इंक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज का मतलब है कि बोरॉन की क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा मेरे भाई, जब भी आप ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करो तो एक काम कर लिया करो, एक वेरिफिकेशन कर लिया करो। वेरिफिकेशन करना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल सब बच्चे जानते हैं, परमाणु चैप्टर सबने पढ़ा है पहले बेसिक क्लासों में भी, यहाँ भी पढ़ोगे। तो मेरे भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, आप लोग इसको करके देख लिया करो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप लोग देख लिया करो, उससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्या बात समझ में आ जाएगी मेरे भाई? देखिए जरा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लिया करो आप लोग। करो पहले बेरिलियम का करो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 4 है ना। भरोगे तो कैसे भरोगे? 1s2 2s2। ऑफ बाउ ने आपको बताया था ये बात भरने के लिए। ओके सर, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक। अच्छा, अब बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p1। अब मुझे ये बताओ, एक बात याद रखना भाई, कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम तब ज्यादा स्टेबल फील करता है, तब ज्यादा स्टेबल फील करता है जब उसके पास या तो सब सेल पूरी भरी हुई हो या आधी भरी हुई हो, या तो पूरी भरी हुई हो या आपका आधी भरी हुई हो। अगर उसकी सब सेल जैसे एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, अगर मेरे भाई ये उसकी पूरी या आधी नहीं है ना, तो हमेशा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कोशिश करता है। तो उसको थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे ना, आसानी से छोड़ देगा। यहां देखो, सबसे बाहर वाली सब सेल देखो मेरे भाई, एस में 2 ही आते हैं, एस की कैपेसिटी 2 की होती है, 2 की ही कैपेसिटी होती है, तो मतलब से ये तो फुल भरी है, तो भाई इसको आपने एनर्जी की वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी। अच्छा यहां देखो, आउटर मोस्ट देखते हैं हमेशा, ये पी वाली है। अब पी वाली जो सब सेल होती है इसमें 6 की कैपेसिटी होती है, या तो 6 हो या 3 हो कम से कम, तब ज्यादा स्टेबल फील करे। यहां पर तो मेरे भाई यहां पर तो मेरे भाई आपकी कितनी है? 1 ही है ना। 1 है तो सर छोड़ेगा यार, भगाओ इसको भी फालतू में, क्यों? आधी आधी भी नहीं है, पूरी भी नहीं है, स्टेबल फील नहीं करता, तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे इसको भगा देगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये, तो मेरे भाई ये भगा देगा तो ये हट जाएगा पूरा, फिर ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो बोरोन जो है ना, वो बोरोन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी मेरे भाई स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है बच्चे। तो यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? बेरिलियम की ज्यादा होगी। याद रखना बच्चे, ये आपका एक्सेप्शनल केस हो गया। गड़बड़ मत करना, क्वेश्चन छोटा सा है और पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन भाई जो लगेंगे ऐसे आसान से, नियम भी याद होगा, निपटा देगा आपको, रट के जाओगे तो निपटा देगा सिस्टम मेरे भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा ख्याल कर लो, आप सभी बच्चे जानते हैं पहले से, ऐसे ही आपने सॉल्यूशन करना है बच्चे, ठीक है ना। ओके, चलिए ये समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं मेरे भाई, उसका जवाब देना। अब मुझे बताओ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें से बताओ। देखो बहुत सारे बच्चों का गलत है पिछला क्वेश्चन का आंसर, आप सब लोग बोरोन बोरोन कह रहे थे, लेकिन देखना अब भविष्य में गलत नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बच्चे, इनमें से बताइए, नाइट्रोजन और सर ऑक्सीजन। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यानी कि सर 7 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर है बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 हो जाएंगे, 8 होता है। 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p3। अच्छा इसमें 1s2 2s2 2p4। अब यहां पर देखो p सब सेल आधी भरी हुई है, आधी भरी है तो स्टेबल है, स्थाई है, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से छोड़ना नहीं चाहेगी, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां देखो पी ना तो आधी भरी ना पूरी भरी, सोचेगी कि आधी कैसे हो सकती हूँ, आधी तब होगी जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी, तो मेरे भाई आसानी से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए तैयार है, तो मेरे भाई ये आपका उतना स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है।
अनस्टेबल, थोड़ी सी एनर्जी दोगे एक इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी ना मेरे भाई, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी ऑक्सीजन की कम होगी, किससे? नाइट्रोजन से। ठीक है ना, ये भी एक्सेप्शन है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है ना? उम्मीद करता हूं अब बात समझ में आ गई होगी। ये एक्सेप्शन है आपके, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लिया करो, जब भी आंसर दो ना तो फास्ट फास्ट कर लिया करो। ओके सर, फिर आते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा मेरे भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा मेरे भाई, जिसको हमारे द्वारा सर कहा जाएगा, बोला जाएगा मेरे भाई। लब्धि मतलब प्राप्त करना। तो इट इज द चेंज इन एंथैल्पी या एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द शेल। इलेक्ट्रॉन के कक्षा में, इलेक्ट्रॉन के कक्षा में प्रवेश करने पर, इलेक्ट्रॉन के कक्षा में प्रवेश करने पर जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, या छोड़ी जाती है। ठीक है मेरे भाई, जो एनर्जी यानी कि सर जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है या छोड़ी जाती है मेरे भाई, ठीक है, उसको कहा जाता है हमारे द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों केस हो सकते हैं, एनर्जी ली भी जा सकती है, छोड़ी भी जा सकती है। मतलब ये है सर, इसकी वैल्यू निगेटिव में भी हो सकती है और पॉजिटिव में भी लिखी जा सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो निगेटिव में लिखी जाएगी मेरे भाई, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो पॉजिटिव में लिखी जाएगी मेरे भाई। ठीक है, सिंपली इसको हम लोग डेल्टा जी एच ऐसे लिख देते हैं, याद रखेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऐसे हम सिंपली लिख देते हैं। ओके सर, अब इसके अंदर बच्चे अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा? अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर एवरेज सारणी के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ जाओगे मेरे भाई, तो एक बात को याद रखिएगा, देखो बाएं से दाएं जाते हो लेफ्ट पीरियोडिक टेबल में, तो उधर नॉन मेटल्स आते जाएंगे। भाई आप सबसे बाएं हो तो मेटल है, सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल है, फिर थोड़े कमजोर, फिर आपके नॉन मेटल आ जाते हैं, यानी नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो। अब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ? बिल्कुल, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है, उनका गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है कि उनको इलेक्ट्रॉन्स लेने होते हैं मेरे भाई। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लेने की पूरी पूरी चेष्टा करेंगे मेरे भाई, पूरी पूरी इच्छा जाहिर करेंगे। तो नॉन मेटल क्या करेंगे सर? इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। अब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। वो बोलेंगे भाई यार इलेक्ट्रॉन दे दो, बोला सामने वाला बोलेगा भाई क्या रिश्वत दोगे? बोलेगा भाई बहुत सारी एनर्जी देता हूं तुझे, मैं तुझे बहुत सारी एनर्जी दूंगा प्लीज यार। तो नॉन मेटल तो एनर्जी छोड़ने को तैयार हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो मेरे भाई एनर्जी छोड़ने के लिए तैयार होंगे तो वैल्यू निगेटिव में होगी ना। तो मेरे भाई लेफ्ट से राइट जाओगे ना तो वैल्यूज जो है ना वो हाईली निगेटिव होती जाएंगी।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाईली निगेटिव होती जाएगी लेफ्ट से राइट जाओगे तो मेरे भाई, है ना। जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे जाओगे, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए -141 होता है, -141 होता है, और फ्लोरीन के लिए -328 होती है इसकी वैल्यू। ये समझ गए, मतलब ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ गए तुम देखो, और ज्यादा नेगेटिव हो गई। सबसे ज्यादा इन्हीं की होती है मेरे भाई, ये जो हेलोजन्स होते हैं, क्योंकि इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपने 8 पूरा करने के लिए एक ही की जरूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए बहुत एनर्जी छोड़ने को तैयार है। ठीक है ना, याद रखना। ओके सर। अच्छा, उसके बाद फिर एक एक्सेप्शन ये रहेगा, ये जो आपकी इनर्ट गैसें होती हैं, अक्रिय गैस, क्योंकि लास्ट में इनर्ट गैस आ जाती है ना, अक्रिय गैसों के अंदर मेरे भाई इसकी वैल्यू होती है सर क्या, अक्रिय गैसों के केस में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है ना, पॉजिटिव होती है। जैसे हीलियम है, हीलियम के केस में पॉजिटिव 48 होती है, पॉजिटिव में क्या होती है बच्चे, 48 होती है सर। और नियोन के केस में जैसे पॉजिटिव में 116 होती है ना। आर्गन है ऐसे ही, मतलब इनकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है बच्चों, समझ में आ गई बात। ओके सर। तो इनकी वैल्यू इनर्ट गैसों की पॉजिटिव होती है, बात याद रखना, क्योंकि इनर्ट गैसों का ऑक्टेट क्या होता है, इनर्ट गैसों का ऑक्टेट बच्चे पूरा होता है, इनका अष्टक बिल्कुल एग्जैक्टली पूरा है, तो इनका अष्टक पूरा है बच्चे। तो याद रखिएगा आप लोग इस बात को कि ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे, नहीं लेंगे तो ये एनर्जी तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। मतलब ये नहीं बोलेंगे कि भाई एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रॉन दे दो, बोलेंगे हमें चाहिए ही नहीं। वो सामने वाला बोलेगा भाई सुनना, क्या लेगा बता, इनर्ट गैस बोलेंगे नहीं चाहिए भाई, वो बोलेगा ज़्यादा रेट लगा देता हूँ, बताओ 5 लाख दे दूँ, 10 लाख दे दूँ, हम पैसे में बोलते हैं, वहाँ एनर्जी में बोला जाता है। तो इनर्ट गैसों को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसके साथ में एनर्जी देनी पड़ेगी भाई, वो छोड़ेंगी नहीं, उनको चाहिए ही नहीं। तो अब एनर्जी दे रहे हैं तो वैल्यू किस में लिखते हैं हम लोग, तो वैल्यू मेरे भाई लिखते हैं पॉजिटिव में। तो इनर्ट गैसों की पॉजिटिव होती है, इनके रट्टे नहीं मारने हैं वैल्यूज के, बस एक ट्रेंड याद करना है, ये तो समझाने के लिए लिख दिया मैंने आपको। तो लेफ्ट से राइट तो ये ट्रेंड होगा मेरे भाई। और अगर आप जाओगे अप से डाउन, अप से डाउन पीरियोडिक टेबल में मेरे भाई, अगर आप लोग ऊपर से ऊपर से मेरे भाई अगर नीचे की तरफ जाओगे तब क्या होगा सर, तो वहां पर मेरे भाई कम निगेटिव होएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाओगे तो जो एटम है ना उसके साइज बढ़ जाते हैं, साइज बढ़ेंगे तो सर इलेक्ट्रॉन को डालना क्या हो जाएगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन को डालोगे आप लोग तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब वहां पे थोड़ी सी एनर्जी छोड़ के ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो आप लोग, तो कम निगेटिव होगी वैल्यू। कम निगेटिव का मतलब है एक प्रकार से घटेगी ही बोल सकते हो आप, ठीक है ना, वहां पे वैल्यू आपकी घटती जाएगी बच्चे, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो वैल्यू घटती जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। कहोगे सर घटती क्यों जाएगी, घटने का मतलब ये हुआ कि कम एनर्जी छोड़ेंगे, वो कम क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि साइज बड़ा है, नाभिक पास में है नहीं, नाभिक दूर होता जाएगा, तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा आकर्षण है नहीं, तो थोड़ी सी एनर्जी छोड़ के ही आ जाएगा वहां पे। ठीक है ना, जहां न्यूक्लियस जितना पास हो ना वहां पर उतनी ही ज्यादा एनर्जी छोड़ी जाती है, न्यूक्लियस जितना दूर होगा तो कम छोड़ेगा, क्योंकि इतना आकर्षण ही नहीं है वहां पे। अब चीजों को जोड़ना सीख जाएंगे आप लोग, इतनी मैं आप सभी से एक्सपेक्टेशन करता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की -73 होती है, जैसे हाइड्रोजन है सबसे ऊपर, इसकी -73 होती है मेरे भाई। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद में पहले ग्रुप में कौन आता है, लिथियम, लिथियम की कितनी होती है, लिथियम की -60, -60 होती है। सोडियम है, सोडियम की लगभग -53 के आसपास होती है। तो ऐसे करते करते मेरे भाई नीचे जाओगे तो घटती जाएगी, फिर 48, फिर 47, फिर 46, ऐसे। अड़तालीस, फिर 47 होती है, फिर 46 होती है। पोटेशियम, जस्ट अ सेकंड बच्चे।
48 माइनस 47 40 ऐसे, है ना, ऐसे घटती जाती है मेरे भाई। समझ गए बात को? तो ये ट्रेंड होगा आपका, नीचे की तरफ जाओगे तो वैल्यू घटेगी, उधर जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी आपकी। ओके सर। अब आते हैं सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद में। इसके बाद में अच्छा, इनमें इनमें एक बात ध्यान रखने में, एक्सेप्शन आएंगे अभी बहुत सारे, लेकिन एक्सेप्शन पढ़ने के लिए आपको प्रॉपरली एक एक ब्लॉक को हम उठा करके पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, अलग से ब्लॉक हमारे अलग अलग यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ क्लासिफिकेशन और जनरल बातें हमारी। फिर आता है सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेरे भाई, या सर जिसको हम लोग बोलेंगे विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है मेरे भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है सर, देखो आप सभी ने पढ़े हैं सर, बॉन्ड बनते हैं हमारे पास में। जैसे एक ये H2O का एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। H2O है ना, एक ऑक्सीजन है और मेरे भाई दो हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा। ये ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? बाहर वाली सेल में 6 होते हैं ना। ये लुईस स्ट्रक्चर बनाना जानते हो ना आप लोग, बेसिक है भी, डिटेल में तो ये बॉन्ड वाला चैप्टर आएगा आपका। बट बेसिकली आप लोग जानते हो कि भाई जिस कोई भी एटम को लिखने का तरीका क्या होता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में सबसे बाहर वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही डॉट लगा देते हैं। तो ऑक्सीजन के सबसे बाहर वाले सेल में 6 होते हैं, 6 डॉट लगा दी, हाइड्रोजन में 1 होता है। जब ये H2O बनता है, जब ये जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं? ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, इधर भी साझा हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक, दोनों का साझा हो जाता है। साझा होने को क्या बोला जाता है केमिस्ट्री में? उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनना। साझे का मतलब होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ही माने जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन के ही माने जाएंगे। उससे फायदा क्या हुआ कि दोनों का अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। जैसे ऑक्सीजन के देखो 2 4 6 8 पूरे, हाइड्रोजन को 2 ही पूरे करने होते हैं, इसके भी दोनों पूरे, इसके भी दोनों पूरे, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अभी जो कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन साझे में रखे हुए हैं ना, ये ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन सोचता कहीं हाइड्रोजन लेके भाग ना जाए, इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच के थोड़ा सा अपनी तरफ रख लेता है, दोनों को खींच के अपनी तरफ रख लेता है मेरे भाई। तो ये जो कैपेसिटी है ना, थोड़ा सा खींच के अपनी तरफ रखने की है साझे में ही, लेकिन ये जो कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है ना कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ऐसा बोल दो, टेंडेंसी टू रिसीव इलेक्ट्रॉन, सिंपल शब्दों में ऐसा बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का गुण। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का गुण कहने की बात है सर, जो इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे द्वारा कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को मेरे भाई प्राप्त करने के गुण। ठीक है। ओके सर। अब हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मापने के लिए एग्जैक्टली कुछ भी नहीं होता है, बट कुछ वैज्ञानिकों ने बताई हमें कि भी किस में कितनी टेंडेंसी है, जो आज हम मानते हैं, जिसको वो मानते हैं पोलिंग पैमाना। पोलिंग पैमाना का मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जैसे मेरे स्केल पे कुछ नंबर होते हैं ना, इस पोलिंग ने भी क्या किया, एलिमेंटों को कुछ नंबर दे दिए कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं 4 नंबर दे देता हूँ, इसको फिर 3.5 दे देता हूँ, उसने ऐसे नंबर दे दिए मेरे भाई, तो उसको पोलिंग पैमाना बोलते हैं। ठीक है ना, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, याद रखना इस बात को। तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक था लिनियस पोलिंग, इन्होंने ऐसा किया था मेरे भाई। इन्होंने जो एलिमेंट हैं उनको एक नंबर दे दिया था कि कौन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेरे भाई। शुरुआत किस इसने की थी? फ्लोरीन से। इसने दिया था 1922 में, यूएसए से थे ये। 1922 में 1922 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फ्लोरीन है ना, इन्होंने कहा भी जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसको मैं है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 4 मानता हूँ, दैट्स इट।
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा टेंडेंसी जो है ना मेरे भाई वो इसी में थी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक उन्होंने इसी को बताया और बोला भाई इसको मैं, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना उसको मैं 4 मानता हूं एग्जैक्टली, ठीक है ना। उसको मैं क्या मानता हूं मेरे भाई, इसने कहा उसको मैं 4 मानता हूं। और फिर इसके हिसाब से इससे किसी की कम थी या ज्यादा थी उसको इन्होंने नाम दे दिया, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। ऐसे मेरे भाई इन्होंने किया। इसको इन्होंने 1.0 दिया, इसको 1.5 दिया, इसको 2 दिया मेरे भाई, 2.5, 3, 3.5 और 4। ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बताया इन्होंने। लिथियम मतलब लेफ्ट से, मतलब कहने की बात यह है लेफ्ट से जब हम मेरे भाई राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से जब हम बच्चे राइट की तरफ जाते हैं तो ये वैल्यू मेरे भाई इन्होंने आप सभी को बताई, मतलब इंक्रीज हो रही है, कहने की बात है इंक्रीज होएगी। इनका कहने का मतलब था लेफ्ट से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होएगी। ऐसे ही अप से डाउन जाओगे मेरे भाई, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में, तो वहां पे डिक्रीज होती है। अप से डाउन जाओगे तो जैसे लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस प्रकार से, तो बोला वहां डिक्रीज हो गई। इसने कहा लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 1 होती है, वहां भी हमने किया था। इसकी बोला लगभग लगभग 0.9 होती है। बोला इनकी लगभग आसपास 0.8 के ही होती है। बोला इस पे जाओगे तो लगभग 0.7। तो मतलब ऐसे जाओगे तो डिक्रीज होती जाएगी ऊपर से नीचे। ये ट्रेंड मैंने बताया है, वैल्यूज चाहे मत रटना सभी की, बस लेकिन ट्रेंड पता होना चाहिए कि क्या होता है, क्योंकि कई बार हमें बहुत सारी जगह पे क्वेश्चन सोल्व करने में इनकी आवश्यकता पड़ती है मेरे भाई, ठीक है। ओके सर। अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जस्ट इसका ऑपोजिट होता है बच्चे, जस्ट इसका उल्टा होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, विद्युत विद्युत धनात्मकता। अब एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है तो ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता। तो इसमें ऐसा कुछ भी वैल्यू वगैरह कुछ याद नहीं रखना, बस सारी बातें इसमें याद रखनी है। सारी बातें मेरे भाई क्या होती हैं सर, ऑपोजिट होती हैं, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता का विपरीत मेरे भाई ये होता है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता का विपरीत होता है मेरे भाई। समझ गए बात को, विद्युत ऋणात्मकता का विपरीत होता है, ध्यान रखेगा इस बात को। दैट्स इट। एक बात याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ना मेरे भाई, इसको हम लोग नॉन मेटेलिक करैक्टर भी कहते हैं। इसको नॉन मेटेलिक करैक्टर भी कहा जाता है, अधात्विक गुण भी कहा जाता है, क्योंकि अधातु जो होते हैं ना, उन अधातुओं के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। नॉन मेटल में ही होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। और इसी प्रकार से बच्चे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है उसको हमारे द्वारा मेटेलिक करैक्टर भी कहा जाता है। मेटेलिक करैक्टर भी कहा जाता है बच्चे, उसको हम लोग धात्विक गुण भी कहते हैं, ठीक है। धात्विक गुण भी मेरे भाई उसको कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बताइए समझ में आई कि नहीं आई बात आप सभी को? उम्मीद करता हूं बच्चे क्लियर हो गई।
ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको पढ़नी थी और ये क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, ये एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है बच्चे, वो पूरा हो गया। पीरियोडिक टेबल में कैसे क्लासीफाई है, कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या ट्रेंड है। अब इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे सर, फिर अब ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे। अगले यूनिट्स के अंदर अलग अलग यूनिट्स आप सभी को दी गई हैं जो आपको पढ़नी है, तो ब्लॉक वाइज हम पढ़ेंगे। और वहाँ पर ये जितनी प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है ना अपने, ये सब और ज़्यादा डिटेल में आएंगे और इनके एग्जाम्पल्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।